अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी। मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में मोहम्मद अली दुरानी साहब के साथ हारून ख्वाजा साहब भी मौजूद हैं, जो माहिर मुआशियात हैं, गवर्नेंस हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, चेयरमैन हैं पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट के, और भी इनके तारुफ़ हैं। कुछ तारुफ़ इनका मैंने करा दिया है, कुछ दुरानी साहब कराएँगे, लेकिन उससे पहले आज के मौज़ूआत। आज हम बात करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टियों की फ़ंडिंग का एहतसाब शुरू कर दिया है। वहाँ पर एक फ़िनांस विंग बैठ गया है, उसका डीजी ऑपरेशनल हो गया है। क्या ऑडिट होगा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का? इनके ऊपर तो बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। तीनों सियासी जमातों ने एक दूसरे पर फॉरेन फंडिंग और बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस के इल्ज़ामात लगाए हुए हैं। अगर सबका एहतसाब हो गया तो इन सियासी जमातों का मुस्तकबिल क्या होगा, दुरानी साहब से जानेंगे। कल हमने अपने प्रोग्राम में आपको थर की खुशखबरी दी थी कि थर से बिजली बनने लग गई है। हमारा कोयला है, पाकिस्तान का काला सोना है, हम अपने वसाइल से बिजली बना रहे हैं। लेकिन आज हम आपके पास ये मौजू लेके आए हैं कि थर की ये बिजली भी महंगी क्यों है। हमारा अपना कोयला है, हमारे अपने ज़खायर हैं, हमारे अपने वसाइल हैं, बिजली का रेट 8.3 सेंट क्यों है? हारून ख्वाजा साहब से जानेंगे। मेरे आज के मौज़ूआत में सलमान शहबाज़ के जाली अकाउंट्स भी शामिल हैं। शहबाज शरीफ की फैमिली की जो दौलत में इजाफ़ा, उस पर दुरानी साहब हमें बताएंगे कि सलमान शहबाज़ के अकाउंट्स में भी जाली अकाउंट्स की कहानी है, फ़ेक अकाउंट्स की कहानी है, वो भी दुरानी साहब से जानेंगे। कुछ कोयटा की भी बात करेंगे। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब, आज हारून ख्वाजा साहब भी हमारे साथ हैं। ख्वाजा साहब जनाब, आपने तो तारुफ़ करा दिया। ख्वाजा साहब की सबसे बड़ी बात है, जो इन सब तारुफ़ों से बड़ा तारुफ़ है, ये है कि ये पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। और इन्होंने अब तक जितनी भी आप तहकीक की है गवर्नेंस के ऊपर या इकॉनमी के ऊपर, उसका फोकस जो है वो ये है कि पाकिस्तान को किस तरीके से आम आदमी के लिए एक खुशहाल मुल्क बनाया जा सकता है। तो अभी आम भी आदमी की तो बात है, करेंगे इनसे। अभी भी खुशहाल तो है, लेकिन चंद खानदानों के लिए खुशहाल है, चंद लोगों के लिए आप रोज़ कहते हैं लूटी दौलत वापस लेनी है आपकी, वो कहते हैं आवाज़ खल्क नकारा खुदा बनती है। तो जो रोज़ यहाँ आप बैठ के आवाज़ खल्क सुनाते हैं, नकारा खुदा बनेगी एक दिन। भाई साहब, मैं जब इस प्रोग्राम में आया था, मैं एक शर्त पे आया था कि भाई मैं एज पॉलिटिशियन आऊँगा, और दूसरी बात यह है कि मैं पब्लिक का पॉलिटिशियन हूँ, किसी सियासी गुरोह का मैं नुमाइंदा। हम हारून ख्वाजा साहब के साथ को भी आज यही समझ के आप यहाँ समझे कि ये पाकिस्तान के अवाम की बात करेंगे। और मैं दुरानी साहब से सिर्फ पाकिस्तान के अवाम की बात करता हूँ। दुरानी साहब, हम रोज़ इस शो में बैठ के ना मरूसी सियासत और ये बड़ी बात की है हमने, इसके ऊपर ख़ानदानी आमरीत। इलेक्शन कमीशन ने तीनों सियासी जमातों का फ़िनांशियल ऑडिट शुरू कर दिया है, PTI, PPP और PMLN। अंदर की खबर क्या है? इस ऑडिट के नतीजे में हो क्या सकता है? लोग जानना चाहेंगे कि रस्मी तो ऑडिट है, होगा, ख़त्म हो जाएगा जैसा कि कंपनियों का ऑडिट होता है। देखें, इसके बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें इसके बारे में हमारा हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है, और मैं तो आपको पता है इसका बहुत ही ज़्यादा वो हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो हकीकत में जमहूरियत के बजाय वो ख़ानदानों की आमरीत है, वो चंद ग्रोह और चंद पार्टियों की आमरीत है। और पार्लियामेंट को भी उन्होंने अपना यगमाल बनाया है, और आइन भी उनका मतलब घर की बंद ही बना हुआ है, और वो जो चाहते हैं वही होता है। तो अब हमने कहा था कि इलेक्शन कमीशन को अपना रोल प्ले करना चाहिए पार्टीज़ के अंदर जमहूरियत लाने के लिए और पार्टीज़ की फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। ठीक, ये हमारा हमेशा से, क्योंकि पाकिस्तान में तो की सियासत पर तो पैसे का गलबा है। गरीब आदमी सियासत कर ही नहीं सकता। ना पार्टी की सियासत कर सकता है, ना इंतखाबी सियासत। अच्छा, अब जो है एक सिरा पकड़ा गया लग रहा है इस खबर से। आपको उम्मीद की किरण पैदा होती नजर आई? उम्मीद की किरण नहीं, मुझे तो बड़ी खौफनाक इसमें से वो जिसे कहते हैं ना वाइब्स आ रही हैं। अच्छा, इसमें से अगर ये राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ गया तो इसके बहुत ही संगीन नताइज निकल सकते हैं रवायती पॉलिटिकल फोर्सेस के लिए। तीनों बड़ी, जी, तीनों बड़ी। और बिलखसूस जो देखें, अब बात यह है कि आईने पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है कोई गैर मुल्की फंडिंग नहीं ले सकती। पाकिस्तान का इलेक्शन है, पाकिस्तान का पैसा होगा। इसमें एक चीज़ अगर ऐड करूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी। ऐसा है दुरानी साहब, बिल्कुल ठीक है आप कह रहे हैं। इसकी एक एडिशन ये है कि एक ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन के लॉ में, वो ये है कि अगर पार्टी फॉरेन फंडिंग लेती है तो उसके अपने नाम के नीचे
फॉरेन फंडेड पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्लोज करने की जरूरत है। छोटी सी डिमांड रखी है कि आ तो सकते हो, थोड़ा सा मुंह पे तालक लगा दी। उन्होंने कहा आपको चोरी करने की इजाजत है, लेकिन आपको अपने नाम के साथ ब्रैकेट में चोर लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो इस लिहाज से अगर किसी पार्टी ने फॉरेन फंडिंग ली है तो या प्रूव हो जाए और ये नहीं लिखा तो वो पकड़ी जाए, हाँ, तो अच्छा जी। अच्छा, तो किसी ने नहीं लिखा। अच्छा, तो अब ये है कि हुआ ये पाकिस्तान में, देखे ना, हाँ देखे ना, फायर साहब ने तो बड़ी वो रास्ता तो निकाल दिया ना उन्होंने आवाम के लिए, ठीक है ना। अच्छा, इसमें ये देखें कि अब तक हमारी जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है जी, हम हमारे पाकिस्तान में सच्ची बात है किसी ने मानना भी नहीं था कि सियासतदान चोर हैं। ये सियासतदानों ने अल्लाह की मेहरबानी से खुद ही एक दूसरे को चोर साबित किया, एक दूसरे की चोरी बताई है और जोर जोर से बताई है। उसको नीचा दिखाने के लिए वही हाल हो गया पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कि एक पॉलिटिकल पार्टी को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने गंदा करने के लिए कहा जी कि इसकी तो फॉरेन फंडिंग है। और फॉरेन फंडिंग के बारे में मैं पब्लिक को भी ये एजुकेट करना चाहूँगा कि फॉरेन फंडिंग जब बाहरी मुल्कों से आती है तो वहाँ के रिकॉर्ड में वो एक क्लिक के ऊपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। ठीक है। कि आप अगर अमेरिका से आई है, उनके स्टेट डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फलां पार्टी को इतने पैसे गए हैं। वो उन्होंने यहाँ शो किए हैं या नहीं किए। अगर शो किए हैं तो फिर वो लिखा है कि नहीं लिखा, जो यहाँ कर ही नहीं सकते। तो ऐसी सूरत हाल में जो इस वक्त कैफियत, ये भी हुंडी और फेक अकाउंट वाला केस है जी, जो कैफियत बनी हुई है वो ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस रेफरेंस से ट्रांसपेरेंटली नहीं निकल सकती। ठीक है। और अगर इलेक्शन कमीशन वाकई इस चीज के ऊपर स्टैंड ले लेता है तो उस सूरत में इस चीज का खतरा बदरजा अतम मौजूद है कि इन पार्टियों के ऊपर इस रेफरेंस से गिरफ्त आ जाए। क्या गिरफ्त आ जाएगी? ये गिरफ्त बड़ा मुबहम सा लफ्ज है, वो क्या जाएगी? गिरफ्त क्या है? गिरफ्त का मतलब ये है कि पार्टीज जो हैं उन्हें डिसफंक्शनल कर सकता है इलेक्शन के। रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगी, मतलब पार्टियां अपनी एग्जिस्टेंस खो देंगी, इंतखाबी निशान खत्म हो जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ, तो मेंबरों का क्या होगा ख्वाहिश साहब? मेंबरों का क्या होगा? इसमें मैं अगर मुझे इजाजत दें तो जरा थोड़ा एसेंस इसका देखें लॉ का, ये क्यों आई थी लॉ। बेसिकली होता ये है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, आपने मारूसी सियासत की भी बात की, तो पार्टी में कोई मालदार बंदा आ जाता है, वो पैसे लगाता है और वो पार्टी को हाईजैक कर लेता है। ये नॉर्म है, सब सियासी जमातों में होता है, हुई हुई है। तो इसको सामने रखते हुए ये लॉ बनाया गया कि पार्टीज जो हैं वो बजाय हाईजैक होने के इस तरह से अपने सिस्टम्स बनाएं कि मेंबर जो हैं वो उसकी फंडिंग भी करें और मेंबर जो हैं वो तंजीम साजी के अंदर शामिल हों। ठीक है। सो इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है। ठीक। अच्छा, अब फिर जिन पार्टियों ने ये लॉ पढ़ा, मसलन हमने जब लॉ पढ़ा तो एंड वी रियलाइज कि ये तो बड़ा खतरनाक है कि नीचे लिखेंगे आप फॉरेन फंडेड, क्योंकि अगर आप करेंगे इन तंजीम साजिश तो बाहर से भी पाकिस्तानीज आएंगे। तो हमने एक सिस्टम ऐसा बनाया कि हर मेंबर जो है वो मसलन 1000 रुपया और फॉरेन मेंबर जो है वो $100 भेजे, लेकिन फॉरेन मेंबर सिर्फ वो बन सकते हैं जिसके पास पाकिस्तान का नाइकॉप हो। ठीक ठीक, जो पाकिस्तानी है, मतलब कोई नॉन पाकिस्तानी जो है। सो हमने इसको टेक्निकली इसको लेकिन आप ये बताएं कि अगर ये पकड़ा गया, जो सियासी जमात पकड़ी जाए उसका क्या होगा? आप यकीन करें, ये इलेक्शन कमीशन, मैं इसको क्रेडिट देता हूँ, ये लोग जो कहते हैं वो करते हैं। ये हर पार्टी को, हर बंदे को नोटिस भेजते हैं। तमाम 350 पार्टियां थी, इन्होंने तमाम पार्टियों को नोटिस भेजे कि जी कम से कम 2000 मेंबर होने चाहिए, उस मेंबर का शिनाख्ती कार्ड, 284 लिस्ट भी की है ना, उसके अंगूठे के साथ। वो इतनी लंबी 2000 बंदे का इकट्ठा करना, और जिन्होंने नहीं दी तो वो 350 से कम होकर 30 के करीब रह गई। ठीक है, यानी कि उन्होंने इंप्लीमेंट कराया ये बकायदा। तो अब आपके ख्याल ये भी इंप्लीमेंट हो जाए? डेफिनेटली जनाब, ये नहीं तो फिर ये इनकी जो पार्टियां फॉरेन, मेरा एक सादा सवाल है दोनों मेरे मेहमानों से, मौजूद मेहमानों से, कि ये तो मुझे पता है कि ये पार्टियों ने एक दूसरे के फॉरेन फंडिंग के सबूत इलेक्शन कमीशन में नाकाबिले तरदीद जमा कराए हैं। जिस पार्टी पे साबित हो गया, होगा क्या? देखें जनाब, अगर साबित हो गया तो उस पार्टी के जितने मेंबर्स हैं वो अगले इलेक्शन तक की मुद्दत के लिए असेंबली से फारिग हो जाएंगे।
मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी फर्ज कर लें, खुदा न खास्ता, मतलब आज एक अगर पार्टी मैं आपको एक पार्टी का ना पार्टी एक है, हाँ, साबित नहीं, हो नहीं, गया, अगर आज तो उसके जितने मेंबर है सब खत्म हो जाएंगे। आज अगर पीपल्स पार्टी का सीधी बात करें ना, चप क्यों करते हैं, आज पीपल्स पार्टी का आ गया तो पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो से लेके जरदारी साहब से लेके तमाम मेंबरान नहीं, फिर पीटीआई का भी आ सकता है, अकबर एक एक बाबर साहब का भी करके केस यार है। एक एक करके आएगा ना। उसका एक होगा दिन ये में- कि हाँ। अगर किसी पार्टी के खिलाफ फैसला आता है तो वो पार्टी, जैसे आपने कहा, अपना इलेक्शन सिंबल खो देगी, यही उन्होंने पिछली दफा किया था, और उसको डी नोटिफाई करेंगे। लेकिन यूजुअली होता यह है कि वही पार्टी फिर किसी और नाम से एक पी या एक टी या एक एन लगा के एक और पार्टी बना लेगी, उसको रजिस्टर करा लेगी, और उसको फिर दे विल मेक श्योर कि फॉरेन फंडिंग जो है वो नहीं, लेकिन इसमें यह है कि जो इस जो उस वक्त मेंबर उसके मेंबर्स हैं होंगे वो उड़ जाएंगे। वो तो खत्म हो जाएंगे। वो पार्टी अगर डी नोटिफाई हो जाती है या अपना इलेक्शन सिंबल खत्म हो खोती है तो उसको तो देखें तो जो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती। जो और नहीं, जो नहीं नहीं खूबसूरत सा मंजरनामा है, खूबसूरत इस सा पर- मंजरनामा सर ये है कि आज पीपल्स पार्टी डी नोटिफाई हो गई, नहीं, तो यार बात को तो उसके जितने मेंबर्स हैं वो आज की डेट पे फारिग हो जाएंगे। कल नून डी नोटिफाई हो गई, नून के जितने मेंबर्स हैं वो कल फारिग हो जाएंगे। खुदा ना खास्ता परसों पीटीआई फारिग हो गई तो पीटीआई के सारे मेंबर्स जो हैं वो फारिग हो जाएंगे। सुनिया हो गई गलियां में बाकी जो फजल रहमान ना रह जाए, बाकी तो हमारे दोस्त रह जाए। तो ऐसी सूरत हाल में ये एक बहुत ही और उन सब गंभीर, जगहों पर ज़िमनी इंतखाब होगा, तो उन सब जगहों पे ज़िमनी इंतखाब होगा। लेकिन अगर सारी असेंबली फारिग हो गई हाँ, चारों सूबाई असेंबलियां, तो वो कौमी एक बहुत बड़ा जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बिल्ट हो जाएगा, जिसके नतीजे में उस वक्त आपको यकीनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेनी पड़ेगी कि हाउ टू गो अबाउट इट। अच्छा, तो ये कोई मामूली इकदाम नहीं है जिसके लिए ज़मीर अहमद साहब को जो है वो डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस विंग इलेक्शन कमीशन लगा दिया गया। और ये बड़े अरसे से प्रपोजल चल रही थी इलेक्शन कमीशन में कि ये विंग बनाया जाए, ये विंग बन भी गया और इसके डीजी भी लग गए। डीजी लगने से ये कंप्लीट हो गया। एक और सवाल है कि जी इस वक्त इलेक्शन कमीशन कंप्लीट है या नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दो इसके मेंबर नहीं है। वो कंसल्टेशन शुरू हो गई है, 15 दिन में 2 मेंबर आ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद मैंने आज एक्सपर्ट से पूछा, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन आज भी कंप्लीट है क्योंकि उसके टोटल मेंबर्स हैं 5। तो इलेक्शन कमीशन के तमाम फैसले जो हैं वो मेजॉरिटी की, तो 3 अभी भी 3 मौजूद हैं। 3 की मौजूदगी पूरा की है, वजह वो कोई से इजलास कर इलेक्शन सकते हैं। कमीशन जो है वो कंप्लीट है। लेकिन वैसे भी ये तो 15 दिन का खेल है ना। शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दे दिया, इन्होंने भी नाम दे दिया, अब कमेटी में चले जाएंगे, वहां से आगे अपना प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। वैसे भी ये एक लीगल प्रोसेस है। हाँ, ये तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन की रूल्स एंड अच्छा रेगुलेशंस नहीं, उस लॉ इसमें के उन्होंने अंदर। ये भी किया है आपके, मतलब इससे आगे कि जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे हारे हैं चाहे जीते हैं, उन्होंने अपने इंतखाबी गोशवारे जमा कराए हैं। इस विंग ने उनका भी जायज़ा लेना है कि मतलब दुरानी साहब ने इलेक्शन लड़ा है, क्या उन्होंने ज़्यादा पैसा तो नहीं खर्चा, उसके खिलाफ ये कंप्लेंट भी की हुई है। एसेट्स भी, ऐसे नहीं, इलेक्शन एक्सपेंस के खर्चा ऊपर, भी और एसेट्स भी। एसेट्स पे भी, हाँ, assets। उसको भी लेना है। तो ये बेचारे विंग के पास तो बहुत काम है, ये तो नैब है। देखो। मुझे तो ये नैब से बड़ा इदारा लग रहा है, डीजी पॉलिटिक्स। हाँ देखिए, ये जो है ये अच्छा भला, और इलेक्शन कमीशन पूरी दुनिया में होते हैं। भाई, इंडिया में तो इलेक्शन कमीशन आज के दिनों में, हमने तो बहुत पहले प्रोडिक्ट किया था कि इलेक्शन से पहले मोदी जंग नहीं कर सकता, खाशाह महमूद साहब ऐलान भी कर बार बार ऐलान लेकिन हमने वो पहले दिन बता दिया नहीं कर सकता, क्योंकि उसका अख्तियार ही नहीं है। इस वक्त सारा इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास जा चुका है। चले, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू जारी रखते हैं। नाज़रीन, वापस आते हैं तो हारून ख्वाजा साहब भी हमारे साथ हैं, कुछ थर की बिजली की भी बात करनी है, आप हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद दुरानी साहब, हमने सियासी जमातों की बात कर ली है। मैं सिर्फ अब चूँकि मैंने आगे हारून ख्वाजा साहब से भी बात करनी है, सिर्फ जो उम्मीदवारान हैं उनके लिए भी खतरे की घंटी है। देखिए, उम्मीदवारान के लिए तो हर कदम पे खतरे की घंटियां लटकी हुई हैं। ये विंग जो है, ये मैं वैसे बता रहा हूँ, FBR भी लटकी हुई थी, नैब भी लटकी हुई थी, दूसरी भी लटकी हुई थी, लेकिन चूंकि सिस्टम जो है वो चोरों को प्रोटेक्ट करने वाला सिस्टम है, इसलिए बचते आए। लेकिन अब ये एक और घंटा घर खुल गया। हाँ, इसमें क्या होगा, ख्वाजा साहब से पूछे जरा है। इससे कैंडिडेट गए फंसेंगे यहाँ भी।
ये दुरानी साहब ने बड़ा पॉइंट निकाला है यहाँ पे। ये जो अपॉइंटमेंट हुई है ये बड़ी ये अनकन्वेंशनल सी चीज़ है, और मैंने आपको जो हिस्ट्री, रिसेंट हिस्ट्री ऑफ ये वाला इलेक्शन कमीशन, ये तो अपना हर नोटिस, हर क्लॉज उसको दे आर मेकिंग श्योर कि उसको इम्प्लीमेंट कराएं। तो अगर उन्होंने ये स्टेप लिया तो मैं समझता हूँ समथिंग सब्सटेंशियल विल कम आउट। चलें जी, थर पे आ जाएं अब हम। यार थर पे मैं परसों खाया साहब हमने कल किया प्रोग्राम थर के ऊपर, हमने बड़ी खुशी मनाई कि चलो हमारे लोकल कॉल से बिजली आ रही है कि जी लोकल कोल से बिजली आ रही है। तो घर जाके जब रेट निकाला, फिर आपका मैसेज भी मुझे आया, तो पता चला कि वो 9 दिन नंदा बाहर रहा तो 9 नंदे दे कार, वो एक आदमी था उसका घर का खर्चा बढ़ गया तो वो बाहर चला गया। तो पंजाबी का एक मुहावरा है बड़ा ठेठ कश्मीरी कि जी 9 दिन नंदा बाहर रहा 9 नंदे दे कार, नंदे आके लेखा किया फिर करदा कार। तो जब वो बाहर रहा तो उसके घर मेहमान आ गए, तो खर्चा वहीं चलता रहा, वापस आके साफ बराबर था। तो हमें पता ये चला कि जो बिजली हम अपने कोल से बना रहे हैं वो भी उतनी हमें कीमत देनी पड़ी है, और जो बाहर से कोल आ रहा है उसकी भी उतनी कीमत देनी पड़ी है, इवन जो गैस से बना रहे हैं उसकी भी उतनी कीमत देनी पड़ी है। तो हमारे दिन कब बदलेंगे? ये टैरिफ मतलब यकसा ही है। देखिए सबसे पहले तो गुड न्यूज़ को ज़रा कंटिन्यू करते हैं, हाँ। क्योंकि ये बड़ी खुशी की बात है। पाकिस्तान के अंदर बहुत देर बाद एक मेगा प्रोजेक्ट हुआ है, जिसके अंदर इंटरेस्टिंगली आप देखें कि फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, प्रोविंशियल सिंध की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, उसके अंदर चाइनीज़ गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, और फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व। तो ये पाकिस्तान की मॉडर्न हिस्ट्री में ये बड़ी देर बाद कोई ऐसा प्रोजेक्ट हुआ है जिसमें एक नेशनल गवर्नमेंट, सब नेशनल गवर्नमेंट, एक फॉरेन गवर्नमेंट है एंड प्राइवेट सेक्टर मिल के उन्होंने एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किया, और वो मेगा प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड लेवल का प्रोजेक्ट है, ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं। सो इस पर हम सबको वी शुड बी प्राउड ऑफ इट, और ये बड़ी तस्कीन का बायस है कि हो सकता है, मतलब ऐसी बात नहीं है। उस पर भी आते हैं। दूसरी गुड न्यूज़ कंटिन्यूइंग, एक तो आपने कल दी, दूसरी ये मैंने दे दी कि तीसरी जो है वो कौम को समझने की ज़रूरत है कि क्योंकि लोकल है तो आपको बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप प्राइसिंग छोड़ दें, अब क्योंकि इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा तो आप डॉलर बचा रहे हैं। सो आपके फॉरेन एक्सचेंज के लिए है इसमें थोड़ी बहुत ये है। अच्छा, अब प्राइसिंग मिल रही है ना, आपका मसला मुझे महंगी मिल रही उसका है, रीज़न कुछ और है, उसका रीज़न कुछ और है, और उसको थोड़ा सा डायसेक्ट करते हैं। इसीलिए तो हमने हारून साहब से पूछने के लिए किया, मुझे तो महंगी मिल रही है, मेरे लिए तो बराबर है। अब वो आप कह रहे हैं 8.3 8.5 सेंट जो इनको टैरिफ दिया है। अब अगर तो आपने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना है तो प्राइवेट सेक्टर इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक प्रॉफिट कमाना चाहेगा। अगर वो प्रॉफिट नहीं होगा तो प्राइवेट सेक्टर को क्या ज़रूरत है इस काम में आने की, स्पेशली जहाँ पे 3 गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हों, रिस्क इतना ज़्यादा हो। तो ये अच्छा, फिर फ्यूल जो है वो एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, एनर्जी इंटरनेशनल कमोडिटी है, उसकी इंटरनेशनल प्राइसिंग है। तो ये सारे कैलकुलेटेड फार्मूलाज होते हैं। कोई प्राइवेट सेक्टर वाला आएगा, वो 30 साल 25 साल का अपना देखेगा, मेरी कैपिटल कॉस्ट कितनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकलेगी कि ये जनाब 12-15 या जो भी एग्रीड इतना मुझे रिटर्न आना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। उस हिसाब से ये 8.5 सेंट निकली है। अगर आपने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना है तो ये रेट उतना ही होगा, अगर नहीं करना तो फिर वापदा को कहें, जैसे वापदा बड़े लोकल फ्यूल था, इसकी कीमत तो नहीं, मुझे 8.5 सेंट पे एक और इतराज़ भी है। फ्यूल लोकल है जी जी, ठीक है ना जी, हमारी अपनी गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, गवर्नमेंट्स ने भी $700 मिलियन सिंध गवर्नमेंट ने भी डाला है इसमें, ठीक है ना। सवाल ये है कि इसका क्यों नहीं नेपरा ने इसका रेट रुपयों में रखा, 6 रुपये, 8 रुपये, 7 रुपये। 8.5 सेंट का मतलब है कि कल डॉलर गया तो रेट और है, आज डॉलर हर जूँ 1-1 रुपया डॉलर बढ़ता गया, मेरी 1-1 रुपया यूनिट बढ़ती गई। इंटरनेशनल फ्यूल में तो हम कहते हैं कि चूंकि जी बाहर से फ्यूल आ रहा है तो हमें डॉलर्स में पास ऑन करना पड़ता है। लोकल फ्यूल है, इसकी क्यों नहीं प्राइस लो नेपरा लोकल पैसे रुपए में निकालता? नहीं, इसके मैंने आपको वजह बताई ना कि फ्यूल एनर्जी जो है ये एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, इसकी इंटरनेशनल प्राइस होती है। अगर प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो इंटरनेशनल प्राइस पे जाएगा। अगर आप इंटरनेशनल प्राइस नहीं देंगे तो फिर आपका वो हाल होगा जो आपके गैस सेक्टर का हुआ है। यहाँ पे 25-30 साल क्योंकि इंटरनेशनल गैस कंपनीज को इंटरनेशनल प्राइसिंग नहीं दी गई तो यहाँ पे ड्रिलिंग नहीं हुई, यहाँ पे गैस, हालांकि गैस के ज़खायर इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे। और लेकिन ख़ैर हम ये भी कह रहे हैं कि चाइना के साथ हम जो ट्रेड करेंगे वो हम डॉलर के बजाय
यन में करेंगे, एसबी में करेंगे। देखिए अब बात यह है कि जो इनका सवाल है उसके लिए कोई इनोवेटिव पैटर्न तो बनाए जा सकते हैं। हाइड्रल बिजली है, उसका रेट भी आप सेंट्स में निकालेंगे। अगर आप पानी हमारा है, अगर हम लोकल प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करते हैं और अगर हम इंटरनेशनल को करते हैं, चले वो काइबर की बात करेगा, लाइबर की बात करेगा, जो भी करेगा, रुपए में कॉस्ट तो नहीं है। लेकिन अगर हम लोकल इन्वेस्टर को लाते हैं या हम पब्लिक सेक्टर को लाते हैं अपने को, उसके बाद भी हम आवाम के ऊपर, देखिए जी मेरा तो ये गिला है कि जी आप 30% जो है वो लाइन लॉसेस आपके डिपार्टमेंट की चोरी को आप मेरा लॉस बना देते हैं और उसको मेरी चोरी बना देते हैं। बिल्कुल। और इसी तरह नेपरा को टैरिफ जो है रुपयों में देना चाहिए, सेंट्स में क्यों देना चाहिए? जहाँ फ्यूल लोकल है, जहाँ डॉलर, जहाँ इंपोर्ट नहीं करना, तो इनोवेशन हो ना। अब वो 92 में एक एग्रीमेंट हो गया, ठीक है ना जी, और उसी के तहत जो है अभी तक इसका तो रुपयों में टैरिफ होना चाहिए। अब आपने बिल्कुल यू हिट द नेल ऑन द हेड कि क्यों आवाम तक इसका बेनिफिट नहीं पहुंचता। उसकी वजह कुछ और है, ये 8.5 सेंट उसकी वजह नहीं है। वजह आपने बताई है कि कौन सा ऐसा एक दुकान है, आप 100 रुपए की चीज बेचते हैं और 70 रुपए रिकवर करते हैं, वो कितनी देर चलेगी? सो एक वजह आपकी ये है कि लाइन लॉसेस और थेफ्ट जो है वो 30% तो वो खा जाते हैं। ठीक है। तीसरी बात ये है कि इतना रेगुलेटेड, ये इस कदर रेगुलेटेड ये सेक्टर है, जब तक ये डीरेगुलेट नहीं होगा, मतलब आप समझें कि ये टोटली मोबाइल के रेट्स डाउन जा रहे हैं इसलिए कि आपने दुनिया में इस तरह नहीं, मतलब यहाँ पे आपको हर चीज डीरेगुलेट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट का, उसमें से इसमें मार्केट्स क्रिएट करनी पड़ेंगी आपको एनर्जी की। जब तक ये नहीं होगा आवाम तक बेनिफिट नहीं पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया हारून ख्वाजा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक होने का। हम अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। हारून ख्वाजा साहब से यहाँ इजाज़त लेंगे। नाज़रीन आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मुझे बहुत से जाली अकाउंट्स और दीगर बातों करनी है दुरानी साहब के साथ, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन। दुरानी साहब कल इमरान खान साहब कह के कि ये शहबाज शरीफ फैमिली पर ना नए मुकदमात कायम करें। बड़ी हेडलाइंस लगी उन पर। कुछ ने कहा कि उन्होंने कहा करप्शन के जो सबूत हैं उनके मुकदमात लाएं। तो अब जो तफसीलात कुछ एहतसाब के इदारों से बाहर आ रही हैं, उन तफसीलात में तो ये आ रहा है कि जो फेक अकाउंट्स वाला मामला है ये सिर्फ जरदारी साहब तक महदूद नहीं है, इसमें शरीफ फैमिली भी आ रही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये फेक अकाउंट टेक्नोलॉजी जो है, हाँ, ये सिर्फ जरदारी साहब ने नहीं यूज़ की बल्कि शरीफ फैमिली ने भी यूज़ की है। लेकिन मैं इसमें इजाफा करना चाहूँगा, ये इजाद ही शरीफ फैमिली ने की थी और इसके खालिक जो थे वो इसहाक डार साहब थे। ठीक है, अल्लाह ताला उनको वहाँ पे अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और वो वापस आए। अच्छा जी, रेड वारंट जारी नहीं हो रहे, ना हुसैन के ना उनके, किसी के नहीं। ये आप मांगते रहे माले मशरूफ का, आएंगे तो देंगे। हुदैबिया से ये टेक्नोलॉजी इजाद हुई और 1992 का जो फॉरेन करेंसी प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया वो इस सारे काले धंधे के तहफ़्फ़ुज़ का जरिया बना और वही एक्ट जो था उसी कानून के वजह से आज पाकिस्तान जो है वो FATF में फंसा हुआ है, इन्हीं लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से। मतलब जरदारी साहब के अकाउंट्स तो यहीं से निकल रहे हैं ना। जैसे कराची में आज एक मेरा मतलब बंदे के अकाउंट में 36 करोड़ रुपए हैं, उसे पता ही नहीं है। इनके पाकिस्तान में कोई जाली अकाउंट नहीं है। अल्लाह के फजल से इन्होंने पाकिस्तान में कोई जाली अकाउंट नहीं बनाया। ये तफसीलात आई हैं कि ये अकाउंट हैं UAE और कनाडा में। अच्छा, मसलन UAE में एक जो है ना मज़दूर हैं, बुनियादी तौर पर मज़दूर का काम करते हैं, उनके अकाउंट से कोई $55 लाख सलमान शहबाज के अकाउंट में आया है। अब वो बेचारा तो दुबई में मज़दूर है, उसके बेचारे ने 55 लाख, वो तो 2,500-3 हज़ार दरहम का मुलाजम है वहाँ पे, तो उसके अकाउंट से 55 लाख दरहम है। ये फेक अकाउंट ज़रा बाहर हैं, यहाँ नहीं है। मैंने आपको बताया। इसी तरह हमारे पास मतलब तफसीलात आई, रमीज़ शाहिद कहा जा रहा है उस लेबरर को जो दुबई में होता है, उसके अकाउंट से $55 लाख जो है वो सलमान शहबाज के अकाउंट में 55 करोड़ से ज़्यादा की अमाउंट जो है वो एक ही 11 ट्रांजेक्शन हुई हैं $5-5 लाख की उसके
अकाउंट से, खुद इनके अपने अकाउंट में आए हैं। हाँ जी, ये एक मनी चेंजर के ज़रिए इन्होंने ये काम किया है, लेकिन आए सलमान शहबाज को हैं, मनी चेंजर के ज़रिए आए हैं, लेकिन आए सलमान शहबाज के अकाउंट में। तो ये क्या, अब जो एहतसाब के इदारे हैं उनका ये केस है कि ये जो रमीज़ शाहिद साहब हैं, इनकी तो नेटवर्थ ही नहीं है $55 लाख की। तो ये 11 दफ़ा $5-5 लाख कैसे भेज सकते हैं सलमान शहबाज को? तो ये भी असल में मनी लॉन्ड्रिंग है, चाहे इधर हो बैंक फेक अकाउंट या उधर हो, मतलब दोनों तरफ का ही मामला है। इसी तरह कोई $1,75,000 के एक मंजूर अहमद साहब हैं, वो कागज़ का काम करते हैं, उनके अकाउंट से आए हैं। तो इसी तरह हमजा के अकाउंट में आए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो 2003 में नेटवर्थ थी ना $20,700 की शहबाज शरीफ फैमिली की, क्या $20,700? नहीं रुपयों की। अच्छा, वो अब 3 बिलियन के एसेट्स हो गए हैं। और सुने 2008 में तीन में थी, कितने की थी? नेट डिक्लेयर्ड एसेट्स थे 20,700। ये तो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड थे। और इस वक्त ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कितने हैं? तो 2017 में 3 बिलियन के। तो मतलब ये है कि 1500% इनके एसेट्स में इजाफा हुआ है डिक्लेयर्ड में। ये 2008 से 2017 के दरमियान 1500%। इसमें कुछ शरीफ फैमिली के अपने एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट होके भी इन्हें आए होंगे, लेकिन कुछ कह रहे हैं जो इजाफा है इसमें 98% इजाफा वो ऐसे अच्छे खुशकिस्मत बाहर से जो लोग थे जो पैसे भेज रहे थे, ये रमीज टाइप जो लोग यार थे। ये ऐसा कोई किस्मत हमारे घरों में क्यों नहीं आ जाती? आपके अकाउंट में नहीं आए कभी लाखों डॉलर? आप सुबह उठे हो दुरानी साहब के अकाउंट में 5 लाख, मतलब ये है कि $5 लाख दुबई से आ जाए, कनाडा से आ जाए। तो मुस्कुराते हुए बात करते हैं, आदत है खुश रोते रहने हुए की, क्या करें? लेकिन इस पे तो रोना भी कम है, इस पे तो अपने कपड़े फाड़ने को दिल करता है कि हमारे हुक्मरान जो हैं उनके अकाउंट्स में ये वो चीज़ें हैं जो अभी जाहिर हो गई हैं, जो जाहिर नहीं हुई वो मेरा रब ही जानता है कि वो कितनी है। कि अल्लाह पर्दे कायम रखे, अल्लाह पर्दे कायम रखे कि 1500% इजाफा होता है। उसके बाद करोड़ों रुपए जो है गरीबों के अकाउंट से इनके अकाउंट में आ जाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को ये पाकिस्तान का कानून जो है, पाकिस्तान का कानून इनके लिए बनता है, इनके लिए चलता है। पाकिस्तान के इदारे इनके लिए बनते हैं, इनके लिए चलते हैं। पाकिस्तान के माली वसाइल जो हैं वो इनके लिए हैं और इनके घरों में आते हैं। तो ये मुझे बताएं कि फिर पाकिस्तान की मईशत जो है वो किस चीज़ पर चलेगी? वो भी इनके घर में आती है, इनके घर से चलती है। वो कौन सा इनके घर से बाहर चली जाती है? मतलब वो मईशत जो इनके घर से ना चले और इनके घर में ना आए, वो जमहूरियत के लिए खतरा है। जो मईशत इनके घर से ना चले, हाँ, उसका हाल ऐसा है जो आजकल है। हाँ, ये क्या है फार्मूला? मतलब वो ये भी कह रहे हैं, देखो जी हम ही चला सकते थे। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब ने फजलुर रहमान साहब को कहा है, हाँ, इनको गिराने की जरूरत नहीं है, ये फाइनेंशियली गिर जाएंगे। इसके बारे में तो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से मुजम्मिल बात कर सकता हूँ कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है मेरी कि जनाबे वाला कि पाकिस्तान की सारी मईशत को इन्हीं लोगों ने बनाया है और इन्हीं लोगों ने बिगाड़ा है। यही लोग इसके आर्किटेक्ट हैं और इन्हीं के बेनिफिशरीज जो हैं वो इस वक्त भी। तो जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो गिर जाती है। जो ही इनके ऊपर हाथ डालने की बात करो, एक तरफ जमहूरियत लड़खड़ाने लगती है और दूसरी तरफ मईशत लड़खड़ाने लगती है, क्योंकि दोनों पिलर्स जो है उनके ऊपर यही बैठे हुए हैं और वो इन्होंने ही बनाए हुए हैं। चले मुझे ब्रेक लेनी है, हाँ। मैं ब्रेक के बाद आऊँ तो आज मरीम नवाज ने बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया है कि हमारी याद आएगी हमारे चले जाने के बाद। याद तो आती होगी ना आपको उनकी इन माशी हालात में। जरा मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाज़रीन। एक तरफ तो दुरानी साहब आप हम प्रोग्राम में ये करप्शन की, ये मनी लॉन्ड्रिंग, इसकी बहुत बात करते हैं। आपके साथ प्रोग्राम से मैं उठ के जाता हूँ, सुबह मुझे नज़र आता है ज़मानतों का मौसम चल रहा है, ज़मानतों के झक्कड़ चल रहे हैं, और फिर मुझे लगता है कि सब NRO भी हो रहा है, मुझे गेम ऑफ सिग्नल्स भी समझ आती है। तो आप कुछ और बात करते हैं,
वो फिर ट्वीट आ जाता है कि हमारी याद तो आती होगी। किधर जाएं? आम आदमी को आप कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए जनाब, पहली बात तो ये है कि आम आदमी बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा, आम आदमी परेशान हो रहा है। ठीक है, कन्फ्यूजन उसको कोई नहीं है, उसे कोई डाउट नहीं है कि उसके आज के दुखों का जिम्मेदार कौन है। उसको कोई डाउट नहीं है कि इस मुल्क के चेहरे की रोशनी किसने छीनी है। ये 3 बिलियन के असासे जो अभी आप लेके आए हैं, ये 300 बिलियन नहीं बल्कि 600 बिलियन से ज़्यादा ही होंगे अगर आप इन रियलिटी इन्हें कैलकुलेट करें। ये तो बुक्स में 3 बिलियन, ये तो बुक्स में आए हुए असासे हैं, उनको भी संभाला नहीं जा रहा। कोई कानून जो है इस एक्सपेंशन को जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसलिए इस आम आदमी के चेहरे की रंगत की खराबी के जिम्मेदार तो यही वो लोग हैं जो इक़्तिदार में थे, और आज उनको इक़्तिदार से हटाने के बाद हर चीज़ हिल रही है क्योंकि उनकी तरफ उंगली बढ़ी है। अब जहाँ तक सवाल है कि इनको जगह जगह रिलीफ मिल रही है, ठीक है ना जी, और वो रिलीफ ले रहे हैं, और ये बात मैं इस प्रोग्राम में कई दफ़ा कह चुका हूँ और हर जगह कह चुका हूँ कि पाकिस्तान का पत्ता पत्ता जो है, बूटा 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 और डाली जो है वो इनकी लगाई हुई डालियाँ हैं और इनकी पाली हुई डालियाँ हैं। वो सारी की सारी इनके निज़ाम और इनके बनाए हुए रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं, और वो अपनी जान पे खेल के भी इनके कब्ज़ों को इस्टेब्लिश रखना चाहती हैं। इसलिए बार बार जब इनको पीछे की तरफ धकेला जाता है तो ये एक पूरी कुव्वत से आगे की तरफ आते हैं। लेकिन तारीख का पहिया, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि वो वापस नहीं मुड़ा करता, वो आगे ही जाया करते हैं। और जहाँ तक ज़मानतों का ताल्लुक है, ज़मानतों का मौसम है, ज़मानतों के मौसम में मैं एक बात आज नीफ अब्बासी साहब की भी हो गई है। हाँ, मैं आप इतने खुश ना हो इसके ऊपर, क्योंकि एक दिन मैं आज आपको एक बात, मैं अक्सर बातें जो अहम होती हैं वो कुछ बता भी दिया करता हूँ नाज़रीन। जरूरी है, खबर देंगे तो बात चलेगी। ले जी, दुरानी साहब को खबर देने लगे हैं, ये कुछ बड़ी दिन मुश्किल से मैंने तैयार किया खबर देने। कुछ दिन तो जमानतों का ये मौसम चलता रहेगा, लेकिन फिर एक बहुत बड़ी जमानत कैंसिल होने जा रही है। अच्छा, जिस तोते में सबकी जान है? नहीं, तोता, हाँ तोता है, मैं बाबू की बात नहीं कर रहा, मैं तोतों की बात कर रहा हूँ। तो फिर तोते की जमानत कैंसिल होने जाएगी तो फिर मुज़म्मिल साहब अफसरदा हो जाएंगे और बहुत से लोग अफसरदा हो जाएंगे। जो अभी ये वही तोता तो नहीं जो जमानत, जो गिरफ्तारी देने का इनकार कर रहा था? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं कहता, लेकिन ये है, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये जब इस वक्त फिर तो आंखों में आंसू आ गए। पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त इस कन्विक्शन पे खड़ी है कि अब पाकिस्तान में और तरक्की पजीर ममालिक में पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स का पुराना ज़माना वापस नहीं आने दिया जाएगा। देखें जी, हम पाकिस्तान में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे मानते हैं, हमारे यहाँ मच्छर भी मर जाए कहते हैं अमेरिका ने मारा है। तो मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि अमेरिका हो, बरतानिया हो, चाइना हो या कोई भी बड़ा मुल्क हो, वो अब पाकिस्तान में किसी चोर को हुक्मरान नहीं बनने अब ये अगर कनाडा और यूएई वगैरह से सब चीजें आ रही है, इसलिए इसके बारे में अगर किसी को शक है तो वो शक खत्म हो जाना चाहिए। ये भी कहते हैं यूएई से सिर्फ एक खानदान के बारे में आ रही है, दूसरे खानदान के बारे में नहीं आ रही है। देखें जी, ये भी बड़ी धांधली हो रही है। ये धांधली जो हो रही है, देखें ये धांधलियां, जब किसी चीज ने ठीक होना होता है तो ना ओवरनाइट खराब होती है ना ओवरनाइट। कहते हैं वो जरदारी साहब के बारे में कुछ नहीं बताते। जी, इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि नहीं आ रही, लेकिन कितने दिन वो कहते हैं कि वो बड़ी खूबसूरत किसी ने बात की, उन्होंने, मैंने कहा जी मैंने किसी हाँ उनके बारे में है, वो बड़े अच्छे हमारे दानिश्वर हैं, कि मैंने किसी बकरे को तभी मौत मरते नहीं देखा। ठीक है, तो गर्दन पे छुरी फिरी है, अब बकरे की माँ कब तक खैर बनाए। तो मैं यही चाहता हूँ कि अब जो है मुस्तकबिल के अंदर मुझे कोई पॉलिटिकली एक्सपोज लूटने वाला फर्ज जो है वो तभी इख्तिताम तक पहुंचता, अपनी सियासी बहुत तभी बहुत सियासी मर्तबा नजर नहीं आ रहा। उनका जो क्रियाक्रम है वो किसी न किसी इत्तेफाक के बाद नहीं होगा, आज हो, कल हो, परसों होगा इसी तरह। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आपसे अगले पीर रात 10 बजे दोबारा मुलाकात होगी। हम आपके साथ, दुरानी साहब के साथ, सिर्फ आवाम की बात करते हैं,
आवाम की नफ्स पे हाथ रख के बात करते हैं, किसी सियासी एजेंडे की बात नहीं करते। आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुज़म्मिल सरवरदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।